हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके जैसा ही एक विद्यार्थी स्वागत करता हूं ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हमने जो स्टार्ट करा है वो करा है इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी में मैं आपको हर एक वो क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक फैक्ट वो बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो बहुत अच्छे से समझा पाऊँ और जो थोड़ा आपका बेसिक है उसको भी क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि रट्टे मारोगे भूल जाओगे, रट्टे मारोगे तो भूल जाओगे, अगर रिलेट करोगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी को पढ़ने से पहले, इंडियन पॉलिटी में बेसिक आपको पता है बेसिकली क्या पढ़ना होता है। इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है उसको पढ़ना होता है। भारत में भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ना होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ होती है कि उसका जो डेवलपमेंट है, ये जो यहाँ से संविधान बनने का जो प्रोसेस होता है उसको क्यों ना पढ़ा जाए। तो उसके लिए, इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए हमें चलना पड़ता है मॉडर्न हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्रियाकलाप हुए थे, यानी कि जो हमारे एक्ट्स आए थे 1773, 1726 हो चाहे वो, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम हमारा लगा था, यहाँ इस टाइम के बीच में हमें क्या क्या देखने को मिला, तो मैं वो सब कुछ आपके साथ रिलेट करने की, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा जिससे आप इसको रिलेट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। मैं भारत को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और ये देखिए, ये अच्छा, ये हमारा भारत है और ये है अंग्रेज, अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन, ब्रिटेन। अच्छा, बात है 1600 की, और 1600 में 31 दिसंबर 1600 को क्या हो गई थी, ईआईसी की स्थापना हो गई थी। मैं बता देता हूँ, 72 लोगों ने मिलकर, 72 लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा था और इस कंपनी को क्या करा था, स्टार्ट करा था। अब जो अंग्रेज है, अंग्रेज बैठा हुआ है 1600 में, कौन, महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। देखिए मैं आपको ये सब इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीज़ों को थोड़ा रिलेट कर पाए, थोड़ा रिलेट कर पाए, थोड़ा समझ पाए कि आखिर चल क्या रहा था उस टाइम। चलिए बता देता हूँ। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी और 1600 में बढ़ने के बाद ये कंपनी जो बन गई थी। अब ये जो महारानी एलिजाबेथ थी, इसने भी इसमें पैसा लगाया हुआ था। ये पैसा क्यों लगाया था मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये देख चुके थे कि भारत से व्यापार कर रहे हैं पुर्तगीज, यानी कि यूरोपियन कंपनी जो थी वो भारत से बहुत खतरनाक तरीके से व्यापार कर रही थी। और खतरनाक तरीके से व्यापार उनका इतना बढ़ गया था कि वो अमीर होने लग रहे थे धीरे 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 धीरे। जो उनकी जीडीपी है वो वृद्धि कर रही थी। अब ये इंतजार कर रहे थे, बेसिकली अंग्रेज इंतजार कर रहे थे, यानी कि ब्रिटेन के जो ब्रिटेन वासी है वो इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा कोई ऐसा शासक आए कि हम भी वहां जाके रूल करें, यानी कि व्यापार करें। शासन बाद में करेंगे, सबसे पहले उनकी मंशा थी कि हम वहां जाके व्यापार करें ताकि हमारे जो ब्रिटेन है उसके अंदर क्या आए, पैसा आए। कहाँ से, बाहर दूसरे देश से पैसा आए। अच्छा, तो एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, इसने ये दिमाग लगाया कि इसने एक कंपनी एस्टेब्लिश करी और उस कंपनी की ये एक शेयर होल्डर बन गई और उसका नाम था क्या, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बेसिकली नाम बाद में पढ़ा था, मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ा था, लेकिन उससे पहले थोड़ा परिदृश्य को समझने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हो ना आप? हाँ। तो एलिजाबेथ की जो है क्या हो जाती है, एलिजाबेथ कोशिश करती है कि इसको देती है 15 साल के लिए एकाधिकार की, बोलती है, क्योंकि एलिजाबेथ है मतलब महारानी है, कहाँ की, ब्रिटेन की, और ऊपर से शेयर होल्डर हो रहे। अब इसमें टोटल शेयर होल्डर कितने थे, ये थे 72, 72। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये बोलती है कि हम 15 साल के लिए ईआईसी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देते हैं और ये चल देती है व्यापार करने के लिए। तो उससे पहले क्या होता है, 1603 में इसकी हो जाती है मृत्यु, ये हो जाती है खत्म, कौन, एलिजाबेथ। तो इनके बाद जो रूलर है वो बनता है कौन, जेम्स फर्स्ट, जो इनके क्या थे, हस्बैंड थे। अच्छा, ये जो सिनेरियो ये हमारी किसका था, ब्रिटेन का था, ब्रिटेन अंग्रेजों का, हमारा तो प्यारा भारत है। तो इंडिया जो है, इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा था 1600 में, इंडिया में मुगल बादशाह अकबर, मुगल अकबर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। तो अब ये क्या करते हैं कि जब ये शासन कर रहा था तो 1603 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जेम्स फर्स्ट जो होता है वो एक बंदा होता है, उसको भेजता है, किसको भेजता है, उस बंदे का नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। देखो आप सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा, हॉकिंस, आप सिर्फ समझने की कोशिश करना, सिनेरियो को अपने माइंड में बैठाना, बाकी नोट्स वोट्स की नीड है नहीं, ठीक है। आपने खूब पढ़ रखा होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, रिकॉल करना है, रिवीजन करना है। कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो आया था एक जहाज पर बैठकर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उस जहाज का नाम था क्या, हेक्टर।
अब हॉकिंस हेक्टर पे बैठ के आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, मुगल बादशाह अकबर से मिलने आ रहा है, क्योंकि 1603 में उसकी मृत्यु हो गई और ये वहाँ से चल दिया है किससे परमिशन लेकर, जेम्स फर्स्ट से परमिशन लेकर। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो हो जाता है 1608। अब 1608 में जैसे ये पहुँचता है तो इसकी जो अकबर, मुगल बादशाह अकबर है, इसकी मृत्यु चूंकि हो गई थी 1605 में, तो 1605 में इसने देखा कि जो रूलर है वो बन गया था जहांगीर। अब चूंकि 1608 था तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे बना देता हूँ। और जब ये पहुँचता है तो यहाँ पे मिलता है इसको कौन, जहांगीर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ था, कैसे अंग्रेजों ने भारत में पैर पसारे थे। ठीक है, तो 1608 में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो हॉकिंस था वो किसके दरबार में आया था, वो आया था जहांगीर के दरबार में। अच्छा जी, जहांगीर के दरबार में किसके नाम का पत्र लेके आया था। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, 1603 में इसकी मृत्यु हुई है, तो जेम्स फर्स्ट ने 1603 में इसको जब वहां से भेजा है और ये 1608 में पहुंचा है यहाँ पर, तो जेम्स फर्स्ट ने किसके नाम से पत्र दिया होगा, कॉमन सेंस लगाइए, अकबर के नाम का पत्र। तो जहांगीर के दरबार में अकबर के नाम का पत्र लेके आया था। और उस टाइम पे जो ये जहांगीर है कहाँ से रूल करता था, कहाँ से गवर्न करता था पूरे इंडिया को, वो करता था आगरा से। तो आगरा में जो है ये क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। अच्छा, अब क्या होता है, यहां से ये आ गए हैं, तो अब ये जो हॉकिंस है, अब आप सोचिए इस हॉकिंस को क्यों भेजा गया, कुछ ना कुछ तो इसमें विशेषता होगी, कुछ तो इसमें विशेषता होगी। और वो विशेषता क्या थी, ये ना बहुत तगड़ा ज्ञानी था। ज्ञानी किस लेवल पे, ज्ञानी सिर्फ इस चीज़ का था कि इसको ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। अगर जैसे आपको, मेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, संस्कृत आती, पंजाबी नहीं आती, ठीक है, लेकिन इसका क्या लफड़ा था, इसको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, जैसे टर्किश आती थी, इसको तुर्की आती थी, अरबी भी बोल लेता था, फारसी भी बोल लेता था, इंग्लिश इसको आती थी। मतलब कहने का ये कि जिस फ्रेंच भी आती थी, तो कहने का मतलब ये इसको ना बहुत द्विभाषिया था, यानी कि एक से ज़्यादा भाषाएं बोलने में जानता था और पढ़ भी लेता था, लिख भी लेता था। अच्छा, तो अब ये आता है, तो ये हो जाता है इससे प्रभावित, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हॉकिंस, और ये हो जाता है इससे प्रभावित। और ये सिर्फ एक चीज़ मांगने आया था कि इनको व्यापार की अनुमति मिल जाए। क्यों, क्योंकि व्यापार तो भारत में करना था और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने EIC को दे ही दी थी, इन्होंने इसको परमिशन दे दी थी कि जाओ और आप भारत में राज करो, वो क्या बोलते हैं, व्यापार करो। अब व्यापार करने के लिए, लेकिन भारत में व्यापार करना चाहते हो भाई, हमसे तो पूछो कि हम तुम्हें यहाँ पे व्यापार करने देंगे कि नहीं देंगे। तो ये इसको क्या दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं हॉकिंस को। कौन, जहांगीर, क्योंकि प्रभावित ही इतने हो गए थे। अब प्रभावित के चक्कर में इन्होंने एक और बोल दिया, बोला कि जाओ, तेरे को इंग्लिश भी आती है, तेरे को फारसी भी आती है, तो तू आधा इंग्लिश आधा मुगल, यानी कि इंग्लिश खान तेरा हाथ से नाम। यानी कि इनको एक उपाधि दी जाती है, और वो उपाधि थी किसकी, इंग्लिश खान की, इंग्लिश खान। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन अभी तक बनते थे वो मैंने आपके साथ शेयर करने की, साझा करने की कोशिश की है। और आगे बढ़ते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, देखिए, ये हमारा है भारत, और ये हमारा है सूरत, ये हमारा है मद्रास यानी कि, और ये हमारा है बंगाल, ये हमारा है बॉम्बे। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से इनको मिल जाती है परमिशन, वो, और ईयर चल रहा था 1611। अब यहाँ ये क्या करते हैं, सूरत में एक फैक्ट्री डालते हैं, सूरत। अब ये सूरत में जब एक फैक्ट्री डालते हैं, और उसके बाद कुछ दिनों बाद डाल देते हैं मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में। देखिए, अच्छा, यहाँ पे थे कौन, पुर्तगाली। अब यहाँ पे पुर्तगाली, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री डाली, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री डाली। अब इनके बीच में मच गया द्वंद्व, इन्होंने लगाया दिमाग, किसने, पुर्तगाली ने। पुर्तगालियों ने सोचा कि यार अगर ये यहाँ पे व्यापार करेंगे तो इससे किसका घाटा है, इससे मेरा घाटा, इनका क्या जाता, इनका कुछ नहीं जाता। तो इन्होंने दिमाग लगाए, ये गए आगरा में, यहाँ मैं लिख देता हूँ आगरा, और ये जाते हैं आगरा में, और ये जहांगीर को बोलते हैं कि देखो ऐसा है, हम यहाँ पर बहुत दिनों से जो है व्यापार कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ पे अगर कोई नया आदमी आता है तो उससे आपको भी नुकसान है और हमें भी नुकसान है, क्योंकि हमें कोई उसकी वो नहीं है कि पता नहीं दूसरा बंदा कैसा है। तो जहांगीर को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है, और समझ में आ जाती है तो वो क्या करता है कि इनको मना कर देता है परमिशन के लिए, कि नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें परमिशन जो तुम्हारी खारिज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो अब इनका ये काम तो रुक जाता है, ये काम
भी रुक जाता है। लेकिन अब क्या होता है 1615 में एक नाम होता है थॉमस रो। थॉमस रो। अब ये थॉमस रो नाम का जो बंदा है ये दोबारा से दिमाग लगाता है और ये दोबारा से जाता है कहाँ पे 1615 में जहांगीर के पास, और ये उसको मनाने में क्या हो जाता है सफल हो जाता है और दोबारा से परमिशन ले लेता है किससे जहांगीर से। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट्री, यहाँ पे फैक्ट्री। अब चूंकि यहाँ की जो फैक्ट्री थी वो बन रही थी, इसमें टाइम ज़्यादा लगा था, लेकिन ये कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री या फिर कोठी कहाँ पर डाली, तो उन पहली कोठी कहाँ पर डाली, तो वो होता है सूरत, क्योंकि इन्होंने पहली यहाँ पे डाली थी। अब वो बोलते हैं कि पहली कोठी कौन सी थी, तो पहली कोठी कौन सी थी, तो बोलते हैं मसूलीपट्टनम। आप बोलोगे सर पागल हो गए हो क्या? मैं बोलूँगा देखा ऐसी बात है, यहाँ पे जो कोठी थी वो जो बनना स्टार्ट हुई थी वो पहले हुई थी और ये बाद में हुई थी, लेकिन कंप्लीट ये पहले हो गई थी, ये कंप्लीट बाद में हुई थी। तो तैयार कौन सी हुई सबसे पहले बन के, ये वाली। लेकिन तैयार होने के लिए सबसे पहले नींव किसकी रखी गई, तो ये वाली। इन दोनों का ही आंसर जो है आपको होपफुली क्लियर हो चुका है। अगर आपको नहीं हुआ है तो एक बार बैक करके देख लेना। तो क्या होता है कि ये दोनों की दोनों हो गई, यहाँ से इनको परमिशन मिली। परमिशन किसने ली, थॉमस रो ने, ये भी ले। दूसरी बार परमिशन किसने ली थी, जहांगीर से। तो ये होता है थॉमस रो। कब ली थी, 1615 में। अच्छा, थॉमस रो से ये परमिशन ले लेते हैं, इनका व्यापार चलना हो जाता है स्टार्ट। अब इन्होंने अपनी कोठियाँ वोटियाँ अच्छे तरीके से वेल मैनेज कर ली और ये करने लगे व्यापार। अब इनको क्या हुआ, इनको आने लगा मजा। और मजा कैसा आया कि इन्होंने देखा कि यार हमारी यहाँ पे भी धाक बन गई अच्छे से और यहाँ पे भी, यानी कि इधर ये बॉम्बे वाला एरिया इधर भी और ये जो मद्रास वाला एरिया इधर भी। अब इन्होंने चाहा कि हम क्यों ना इधर बढ़े, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल की तरफ, यानी कि बंगाल की तरफ। उस टाइम पूर्वी बंगाल बोलते थे, तो आप पूर्वी बोल सकते हैं, क्योंकि अब पश्चिमी बंगाल बोलते हैं, इसलिए मैंने वो बोला है। तो यहाँ पे इन्होंने बंगाल की तरफ जब बढ़ना स्टार्ट किया, प्रेसिडेंसी बंगाली हुआ करती थी बेसिकली, तो इन्होंने जब यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट किया तो अब इनकी बत्ती जलने लगी दिमाग की, और इन्होंने सोचा यार ये भी मेरा, ये भी मेरा, और अगर ये भी मेरा हो जाए तो समझो तीनों गुणों से तो मैंने घेर ही लिया मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह जो भी यहाँ पे था। 1680 की बात है बेसिकली। तो जो भी मुगल बादशाह यहाँ पे जब रूल कर रहा था, तो इसने सोचा, कौन था वो, सर, इसका नाम लिख देता हूं मैं, सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड। अब एक बात सोचिए आप, नाम इसका है चाइल्ड, तो इसका दिमाग भी होगा बच्चे वाला। अब इसने क्या है, बाहर बाहर से देखा, इसने देखा बाहर बाहर से, इसको अंदर की जो पता ही नहीं था कि अंदर रोड है, लोहे की है, कि भाई खोखा बांस है। तो अब इसने लगाया दिमाग की अगर ये तीनों मेरे हो जाए तो इसको हम लपेट देंगे। अब इसने दिमाग लगा तो दिया, लेकिन उसको पड़ गया भारी। अब ये इसने क्या कर दी, इसके ऊपर कर दी चढ़ाई। और जो यहाँ पे जो रूल कर रहा था मुगल बादशाह 1680 के अंतर्गत, आपको पता है वो कौन था, वो था औरंगजेब। औरंगजेब। अब इसको आया गुस्सा, किसको, औरंगजेब को। ये बोलता है कि जब मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो तू तो है किस खेत की मुड़ी। तो इसने इसको इतना पेला, इतना मारा, इतना कूटा कि ये भूल गया सब कुछ। अब ये भूल गया तो इसकी सारी की सारी, बोले तेरे को अभी बनाता हूं मैं लंबड़दार। अब इसने क्या काम करा, इनसे ये भी छीन ली, इनसे ये भी छीन ली, और इससे ये तो था ही नहीं, जो भी कुछ था वो भी छीन लिया। अब इनकी खोपड़ी हो जाती खराब। ये बोलते हैं यार ये तो गड़बड़ हो गई। अब ये तो गड़बड़ हो गई, तो अब इनको क्या करनी पड़ेगी, क्षमा मांगनी पड़ेगी। अब क्षमा मांगेंगे तो क्षमा कौन मांगेगा, एक अंग्रेज अधिकारी मांगेगा। क्षमा मांगने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो खुशबू से पहचान ले। क्या पहचान ले, खुशबू से पहचान ले कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। तो ये क्षमा मांगने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी होता है, और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम होता है क्या, मैं बताता हूँ, उसका नाम होता है चौरनाक। चारनाक। अब एक बात बताओ आप, ये मैं इंडिया बना देता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ आगरा, और यहाँ पे जो रूल कर रहा है वो है मुगल बादशाह। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे कौन था, जहांगीर, वो सॉरी औरंगजेब ही था। अब औरंगजेब यहाँ रूल कर रहा है। अब ये बुलाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जिसके ना सूंघने की पावर अच्छी हो, तो इनको मिलता है एक जाब चौरनाक। जोब चार नाक। मैं इसको नाक ही पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना, याद हो जाएगा। और मेरा जो मेन उद्देश्य है वो आपका पेपर पास कराना है, आपको ज्ञान बांटना बिल्कुल नहीं है। चार नाक इसके थी क्योंकि ये सूंघ कर ही पता चला लेता था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये जाता है इसके पास, ये बोलता है कि अजी आप ही मेरे सब कुछ हो, मालिक हो, फलाना हो, ढिकड़ा हो। और ये जाता है पिंगल, और पिंगलने के चक्कर में क्या होता है, ये इसको दोबारा से दे देता है परमिशन। ये इसको जैसे ही परमिशन देता है,
तो इनकी भी बत्ती जल जाती। बोला अब करेंगे धड़ाके से व्यापार। अब धड़ाके से व्यापार करते तो जो जाब चारनाक था, इसके बारे में जो एक फैक्ट है वो ये है, ये एक कलकत्ता शहर बसाता है, कलकत्ता शहर बसा देता है। कलकत्ता शहर बसाने के साथ साथ एक विलियम फोर्ट नाम का एक किला बनाता है, विलियम फोर्ट। अब आप बोलोगे कि सर इसको किला बनाने की क्या जरूरत थी? सुनो मेरी बात। किला इसने इसलिए बनाया कि इसको एक बात समझ में आई कि यार यहाँ पे तो हमने बना रखा था जुगाड़, यहाँ पे भी बना रखा था, अब यहाँ पे नहीं था बंगाल वाले एरिया में। अब बंगाल वाले एरिया में नहीं था तो इन्होंने एक बनाया किला इसलिए बनाया कि इनको पता है कि भाई कभी भी कोई भी आक्रमण कर सकता है, तो कम से कम अपने इसमें छुप तो जाएंगे, और छुप भी जाएंगे तो अंदर बैठ के रणनीति बना लेंगे तो कम से कम अगर जीतेंगे नहीं तो उनसे मुकाबला तो कर लेंगे, हारेंगे तो नहीं। इन्होंने ये दिमाग लगाया और यहाँ पे भी एक क्या बना लिया, फोर्ट बना लिया, जिसको बोलते हैं हम विलियम फोर्ट। विलियम कौन था उस टाइम रूल कर रहा था, कहाँ पे, इसमें अपने इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, अब मैं आपको ना धीरे धीरे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखते रहिए मेरे साथ। अब उसके साथ होता है क्या, मैं पानी पीने लग गया था एक्चुअली। अब उसके बाद क्या होता है अच्छा, ये कब हुआ था, ये जो कलकत्ता शहर है, ये बात चल रही है हमारी 1700 ईस्वी की, सन 1700 की। अच्छा जी, 1707 में आपको पता है अंग्रेज की हो जाती है, इसकी सॉरी औरंगजेब की जो हो जाती है वो हो जाती है मृत्यु। ये भी खत्म, मृत्यु में लिख देता हूँ। अब जैसे ही इसकी मृत्यु होती है 1707 में, जैसे ही इसकी मृत्यु होती है 1707 में, तो अब इसका ऐसा कोई इतना अच्छा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था जो अच्छे से इनके रूल को, जो मुगल बादशाह है उनके जो रूलिंग एरिया था वहाँ पे रूल कर पाए। तो ऐसे ही क्रम में इसका एक अग्रज बनता है, और वो साल थी 1713, और यहाँ का मुगल बादशाह जो है वो बनता है फर्रुख सियर, मुगल बादशाह फर्रुख सियर। अब भाई साहब देखो, समस्या इतनी गहरी हो गई, बहुत गहरी। मैं बताता हूँ कैसे। आप जब चीज़ों को रिलेट करोगे ना तो मज़ा आएगा, और मैं ज़्यादा हिस्ट्री आपको इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ डीपली, बस मैं आपको उसकी तरफ लेके चल रहा हूँ कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी भारत पर बारी क्या बन जाए, कमांड बन जाए, और कमांड बनाने के चक्कर में ना ये सारी की सारी स्टोरी जो है मेरे को बतानी पड़ रही है, ताकि आप याद कर लें, आपको समझ में आ जाए। और बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बता दिए हैं और आगे भी बताऊंगा। देखिए, फर्रुख सियर को हो जाता है फोड़ा, इसको हो जाता है फोड़ा, और फोड़ा ऐसा खतरनाक हो जाता है, मतलब आप समझ लो अगर इसके प्राण भी चले जाते ना तो कोई भी बड़ी बात नहीं थी। और सारे के सारे जितने वैद हकीम थे उन्होंने कर दिया सरेंडर। अब सरेंडर कर दिया तो इसका हो गया दिमाग खराब। अब इसका दिमाग खराब, तो अब ये करेगी हे भगवान, और फोड़ा भी ऐसी जगह होगी ना तो बैठ पाए और ना सो पाए, समझ रहे हो। तो इसके बाद क्या हुआ, अब ये इंतजार कर रहा है कि कोई ऐसा डॉक्टर आए जो मेरे इस फोड़े का इलाज कर दे। अब बोलते हैं कि भाई जब किस्मत अच्छी हो तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो दोनों की ही किस्मत अच्छी थी। किस किस की, इधर से तो अंग्रेजों की, इधर से किसकी, अंग्रेजों की, और इधर से मुगल बादशाह फर्रुख सियर की, फर्रुख सियर। इसको हो गया था फोड़ा, और यहां पे इसको मिला इलाज। क्या, अंग्रेज अधिकारी आया एक डॉक्टर हैमिल्टन को लेकर। हैमिल्टन ये था सर्जन, यानी कि इसको चीर फाड़ करने का जो है अंदाजा था, डॉक्टर था, पता था, नॉलेज थी। अब ये जो डॉक्टर हैमिल्टन है ये आया, मतलब एक अंग्रेज अधिकारी आया और वो लेके आया इस सर्जन को, और उसने क्या करा, इससे मुलाकात की, क्योंकि इनको पहले से पता था कि भाई फर्रुख सियर से अगर हम क्या कर लें, बात कर ले और हम बता दें कि उनका फोड़े का इलाज है तो खुश हो जाएगा, और बात भी वाजिब थी क्योंकि वो परेशान हो चुका था। तो जब ये यहाँ से आए तो इन्होंने करी फर्रुख सियर से बात। फर्रुख सियर को बोला कि हमारे पास एक डॉक्टर है, अगर हम आप चाहे तो आपके उस फोड़े का इलाज हमारा ये डॉक्टर जो है हैमिल्टन ये कर देगा। तो भाई ये इसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बोला अच्छा, बोला हाँ, बोला कहाँ से है, बोला विदेश से, अंग्रेज है। अब उसने देखा, बोला बात तो तेरी ठीक है भाई, चल कर फोड़े का इलाज कर। अब इसने क्या काम करा, इसको कर दिया सुन, और इसका काट दिया, फोड़ा वोड़ा सब काट दिया। अब फोड़ा खत्म, मुगल बादशाह को जैसे ही होश आया, अब ये नाचे और बजाए गाने ये तो आराम से। अब बोले तुम ही हमारे मालिक। अब इधर से इसकी बत्ती चसी, इधर से इनकी बत्ती चसी, तो इनका क्या हुआ, अब ये इतना खुश हो गया कि इन्होंने इसको एक परमिशन दे दी, और वो परमिशन क्या थी कि इनको बोल दिया कि तुम ना टैक्स फ्री,
टैक्स फ्री व्यापार करो। अच्छा, टैक्स फ्री व्यापार करने की जो है किसने दी परमिशन? फर्रुखसियर ने। इससे पहले एक सुनहरा फरमान जारी कर चुका था। कौन था वो? मैंने अभी आपको बताया था, वो था जिसने पैगोडा मांगे थे, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है अभी, गोलकुंडा का जो शासक था, उसने एक गोल्डन फरमान जारी किया था जिससे अंग्रेजों को फायदा हुआ था। पहला तो ये था 1632 में, और दूसरी बार किसने करा? दूसरी बार करा 1717 में। किसने? फर्रुखसियर ने। इसने क्या बोला पता है? इसने बोला कि जाओ तुम करो टैक्स फ्री व्यापार, प्लस जो तुम टकसाल में अपना चांदी और तांबे का सिक्का जो छापते हो ना, उनको भी अनुमति। तुमने मेरा फोड़े का इलाज किया है यार, तुमने मुझे जिंदगी दी है, अब तुमने मुझे जिंदगी दी है तो जाओ, हमने भी तुम्हें दे दिया, क्या पूरा भारत दे दिया, करो अब तुम व्यापार अच्छे से। अच्छा, अब EIC के जो कर्मचारी थे उनकी चसने लगी बत्ती तो चसेगी। अब उन्होंने देखा कि यार, अब मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने देखा कि देखो यहाँ पे हमने कमांड बनाई स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। अब धीरे धीरे देख रहे हो आप कि इनका जो है मेन मकसद वो है कि ये किसी भी तरह से कहाँ पहुँचे? सेंटर में पहुँचे। लेकिन सेंटर में पहुँचने से पहले इनको यहाँ पे मजबूत होना था, यहाँ पे हर जगह पे। अब मैं आपको सीधा का सीधा लेके चलता हूँ बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर। अब प्लासी के ऊपर जैसे पहुँचते हैं तो डेट है जून 1757 की। मैं आपको झटका सीरीज में याद करा चुका हूँ, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को मैं बहुत अच्छे से याद करा चुका हूँ। आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर चुका हूँ। तो देखिए, बैटल ऑफ प्लासी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध में क्या होता है? यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर था वो था क्लाइव। कौन था? क्लाइव। अब ये दिमाग लगा रहे हैं, सिर्फ इनका मेन मकसद है सेंटर में पहुंचना। सेंटर में कैसे पहुंचा जाएगा कि जो इनके पिछलग्गू है, यानी कि जो छोटे मोटे ये हैं, राजा नवाब XYZ जो भी है, इनको अगर ये हटा दे किसी तरह से तो ये सेंटर में पहुंच जाए, मुगल बादशाह की गद्दी पकड़ ले। अच्छा जी, क्लाइव के साथ जिसका युद्ध हुआ वो था बंगाल नवाब। और बंगाल का नवाब कौन था उस टाइम? बंगाल नवाब। और बंगाल का जो नवाब था वो था प्लासी, यानी कि सिराजुद्दौला। कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है सिराजुद्दौला। तो जैसा आपको ठीक लगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। C फॉर क्लाइव और C फॉर सिराजुद्दौला, और C का निकाल दो से और C फॉर 57। तो आपको ये जो प्लासी का युद्ध है इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं, क्लाइव की इसमें जीत हुई थी। अब जैसे ही 1757 में बैटल ऑफ प्लासी को क्लाइव ने जीता तो अंग्रेजों का जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ गया। बढ़ेगा क्यों नहीं भाई? अब बढ़ गया। तो अब देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। अब मैं थोड़ा सा और आगे स्किप करके थोड़े टाइम पीरियड को और मैं थोड़ा और आगे लेके जाता हूं। तो 7 साल बाद, यानी कि 1757 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो ये आ जाता है 1764। और 1764 में, अक्टूबर 1764 में एक लड़ाई होती है, वो होती है बैटल ऑफ बक्सर। ट्रिक में आपको याद करा चुका हूँ किस किस नवाब ने भाग लिया था, कौन हारा था, कौन जीता था। आप तो देखते रहो, सब कुछ याद हो जाएगा, टेंशन ही मत लो। देखो, बैटल ऑफ बक्सर में एक था हमारा मुन्ना, और मुन्ना था अंग्रेज, यानी कि हेक्टर मुनरो। ये कौन था? ये था एक डिफेंस अधिकारी, यानी कि रक्षा का एक सेनापति था, मतलब डिफेंस डिपार्टमेंट में था। एग्जैक्ट मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है हिंदी का। तो यहाँ पर इसकी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी किससे हुई थी? वो हुई थी मुगल बादशाह था एक, तो एक अलायंस के साथ, एक शक्ति, क्योंकि सिंगल तो इनके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम भी एक पूरा का पूरा एक गठजोड़ करें। बंगाल नवाब आ गया, उसमें से अवध नवाब आ गया और अपने मुगल बादशाह आ गए, ठीक है। और इन्होंने तीनों के तीनों ने इस अकेले बंदे के साथ लड़ाई करी, यानी कि एक शक्ति थी किसके साथ? ये थी शक्ति हमारी हेक्टर मुनरो वाली। अब हेक्टर मुनरो के साथ ये लड़ाई करते हैं और यहाँ पे मिलता है कौन? मुगल बादशाह। MBA ट्रिक मैं बता चुका हूँ। यहाँ से मिलता है मेरे को बंगाल, और यहाँ से मेरे को मिलता है अवध, और यहाँ से जो नवाब थे उनका भी मैं नाम लिख देता हूँ। तो मैंने बताई थी आपको ट्रिक, आकासू। तो आकासू के साथ मिलता है मेरे को शाह आलम द्वितीय। मैं जल्दी लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तो रिवाइज करो और अपने नोट्सों पर हाईलाइट करो।
बंगाल का जो नवाब होता है वो कौन होता है? आका, यानी कि कासिम, मीर कासिम। अभी देखना, अब देखते रहो बस क्या चल रहा है, हमारे डेवलपमेंट चलेगा अभी, इसका संविधान का जो डेवलपमेंट है वो चलेगा अभी। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री से रूबरू करा दूं, कैसे कैसे जो अंग्रेज हैं वो अपने पैर पसार रहे हैं, धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे हैं, और पकड़ जब इनकी बन जाएगी मजबूत तो फिर ये बोलेंगे अब तू कौन मैं कौन, और फिर राज करेंगे आराम से। देखिए अवध का जो नवाब था वो था सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। बोला मैंने ठीक है, राइटिंग हो सकता है मेरी आपको समझना है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अपना लिख लेना आराम आराम से, ठीक है। ये था शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह था। बंगाल का था मीर कासिम, और अवध का नवाब जो था वो था सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। ट्रिक मैं बता चुका हूँ, MBA करी थी, किसने करी थी? मुन्ना ने करी थी। कहाँ से करी थी? अकासू में, ऊपर से जाकर करी थी। अच्छा, अब सबसे बड़ी जो अभी तक कॉन्फिडेंस हाई था, अभी तक कॉन्फिडेंस यहाँ तक था बैटल ऑफ प्लासी में, क्योंकि वो जीत गए थे। अब इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, ये जीते और ये हारे, अंग्रेज जीते और ये तीनों के तीनों हार गए, तो इनका जो कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ था ना, यहाँ इतना हो गया, एकदम से जंप मारा, और एकदम से जब जंप मारा तो यहाँ पर क्या हुआ, एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई, जिसे हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। अब ये संधि क्यों हुई भाई? 1764 में युद्ध हुआ, वो गए हार। अब हार गए तो एक क्या बोलते हैं, एक पेपर पे साइन तो करेगी भाई हम हार गए और हम अब आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, बताओ आपको क्या चाहिए। तो अब अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि भाई हमें अच्छा मैं इस पे लिख देता हूँ, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1765 में। अब अंग्रेज अपनी शर्तें रख रहे हैं, अब अंग्रेज अपनी शर्तें रख रहे हैं, और मैं पी लेता हूँ पानी। हाँ जी, अब ये संधि में क्या रख रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो देखो इनका जो मेन फोकस था वो कहाँ पे था? अभी कहाँ पे था? ये था बंगाल पे। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि बंगाल बिहार और उड़ीसा, यानी कि जो इससे रिलेटेड, इससे जो टच में एरिया था, वहां पे जो राजस्व वसूलेगा, वो राजस्व कौन वसूलेगा? वो वसूलेगा EIC। कौन वसूलेगा? EIC। अब EIC वसूलेगी क्या? कर, यानी कि इनके पास जो है वो पैसों का जो नियंत्रण है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी कि उसके पैसे पर जो है नियंत्रण करना यहाँ से स्टार्ट किया। अब क्लाइव था यहाँ पे बंदा, मैंने आपको बताया था 1757 में क्लाइव था यहाँ का गवर्नर, और 1764 में हेक्टर मुनरो तो उसका जो सेनापति था, समझ रहे हो, युद्ध में सेनापति था। लेकिन जो अभी भी 1765 में जो गवर्नर है वो कौन है? क्लाइव। तो यहाँ पे जो क्लाइव है वो द्वैध शासन लागू कर देता है, द्वैध शासन लागू। अब कहोगे आप सर ये होता क्या है, ये तो बता दो इन शॉर्ट। मैं बताऊं तो द्वैध शासन का मतलब क्या हो रहा है? दो से मिलके बनाए, यानी कि दो लोग अगर शासन करें तो वो क्या हो जाता है? द्वैध शासन। यानी कि बंगाल में जो द्वैध शासन है वो कब हुआ स्टार्ट? वो हुआ 1665 में। किसके बाद? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद इसमें द्वैध शासन स्टार्ट हो गया। तो द्वैध शासन में क्या करा? यहाँ एक जगह तो मैं लिख देता हूँ EIC, और एक जगह में लिख देता हूँ बंगाल। तो कौन कौन क्या क्या करे? अब करे क्या? EIC तो राजस्व वसूलेगी, यानी कि पैसे पर, वित्त पर नियंत्रण किसका? EIC का। अब जो प्रजा की देखरेख करे वो कौन? वो करे बंगाल नवाब। तो इन्होंने बोला भाई चलो भाई ठीक है, अब इन्होंने ऐसा कर दिया। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे काम चलता गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओगे, अगर किसी के पास पैसों का कंट्रोल हो जाए, आप ही सोचो, अगर किसी के पास पैसों का कंट्रोल हो जाए और वो किसी दूसरी जगह पे जाके व्यापार करे, तो अब मुझे बताओ, और 10 15 20 बंदे मिलके व्यापार कर रहे हैं उस चीज़ पे, यानी कि कर्मचारी लगे हुए हैं, तो अब मुझे एक बात कॉमन सेंस से बताओ कि मन में भ्रष्टाचार की जो फीलिंग्स है वो आएगी कि नहीं आएगी? बताओ मित्रों, आएगी कि नहीं आएगी? भाई बिल्कुल आएगी। तो इनमें भी क्या हुआ? इनमें भी हुआ क्या? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द्वैध शासन, यहाँ पे EIC और EIC के बाद क्या होता है? EIC यहाँ पे कौन होता है? बंगाल नवाब। ये जो कर्मचारी हैं ये करने लग गए इसमें क्या? भ्रष्टाचार। कर्मचारी इनके पास क्या था? वित्त नियंत्रण। अब देखो धीरे धीरे अब
जो संसद है, जो संसद है किसकी, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन है, वहां से एक जो वहां पर का जो पीएम था वो कौन था, लॉर्ड नाथ। ठीक है, ये था। लॉर्ड में आगे लगा देता हूं, चलो थोड़ी इज्जत दे देते हैं। ये जो पीएम है, अब ये चीज, एक चीज नोटिस कर रहा था, और वो चीज क्या थी, इन्होंने ना गलती से क्या करा, इन्होंने गलती से इंग्लैंड में लोन मांग लिया। क्या मांग लिया, इंग्लैंड में लोन मांग लिया, यानी कि लोन के लिए इन्होंने सिफारिश लगा दी कि भाई जो कंपनी है वो घाटे में चल रही है और हमें जो है लोन दिया जाए ताकि हम इससे उभरे, घाटे से उभरे। अब इसकी जो है बत्ती चसी, इसने खाई मेंटोस, और मेंटोस जैसे ही खाई तो इसने लगाया दिमाग, बोले रुको 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 जरा। तो इसने क्या करा, गुप्तचर भेजे कुछ, कहाँ पे, भारत में। इसने भेजे गुप्तचर। अब गुप्तचर जैसे ही भेजे इन्होंने, तो इन्होंने पाया कि यार इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी घाटे में चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि जो हमारे भ्रष्ट हो चुके हैं, कौन, भ्रष्ट हो चुके, कौन, अधिकारी, कंपनी के अधिकारी, ऊंचे लेवल के जो है वो क्या हो चुके हैं, भ्रष्ट। अब यहां से 1773, क्योंकि 1765 के बाद का कार्यक्रम है ये, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया था। अब 1765 के बाद ये चल रही थी, तो जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, तो ये कार्यक्रम जब चलता गया तो क्या हुआ, गुप्तचर जो भेजे थे उनके लिए इन्होंने जांच कमेटी बैठाई, और इन्होंने देखा कि यार ये तो हमारे भ्रष्ट इतने ज़्यादा हो चुके कि हमें फ़ायदा नहीं दे रहे। अरे चलो फ़ायदा मत दो, तो कम से कम हमसे लोन तो मत मांगो। और ये इसकी बत्ती जैसी चसी, तो अब ये क्या करता है, एक एक्ट लेके आता है, एक्ट। और वो एक्ट क्या होता है, वो एक्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहां से हमारे जो है एक्ट रेगुलेटिंग, LATING, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस एक्ट में क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये तो थी सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का छोटा सा पार्ट। इस पार्ट में सिर्फ मैंने आपको ये समझाया कि इसको, ये जो एक्ट है वो क्यों लेके आना पड़ा, और मैंने 1600 से आपको ना बहुत ब्रीफली हिस्ट्री भी बता दी है। और अगर आप चाहें तो चलिए अब इसको ना एक्ट को हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे बाद में। तो एक सेकंड रुकिए जरा, मैं एक बार टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर लेता हूँ। टेक्निकल टीम बोल रही है सर 32 मिनट हो चुके हैं और आप तो लगे रहो बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। आपको पता चल गया भ्रष्टाचार करने लग गए थे, वहाँ से एक रिपोर्ट भी चली गई थी जो 1773 में रिपोर्ट आ गई थी, जांच कमेटी बैठा दी थी गुप्तचरों के माध्यम से लॉर्ड नाथ ने। अब लॉर्ड नाथ ने क्या काम करा, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास कर दिया। और इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए वो क्या थे, सबसे पहले सोचो, सबसे पहले क्या करेगा। अब यहां से जो आपके दिमाग की बत्ती है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब सोचिए, जो आप तो पढ़े लिखे हो, उस टाइम पे तो भारतीय इतना पढ़े भी नहीं थे, और जो जितना भी रूल कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे। अब आप सोचो, अब आप ये सोचो कि अब अंग्रेज क्या करेंगे, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों ने सोचा, इस टाइम आप सोचो और अपना दिमाग चलाओ कि वो क्या कर सकते हैं। चलिए संभावनाएं आपके सामने है, आप तो अपना दिमाग लगाइए। अगर आपने पढ़ रखा है तो उसको सोचिए क्या पढ़ा था आपने, सिर्फ रिकॉल कीजिए, सिर्फ रिमाइंड कीजिए, सिर्फ रिवीजन कीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका जो मेन मकसद था वो था नियंत्रण करना। किस पे नियंत्रण, EIC पे करना, EIC पर। चूंकि भ्रष्टाचार तो यही कर रही थी, इसके अधिकारी कर्मचारी कर रहे थे। तो और इसके बाद क्या था, दूसरा था ये चाहते थे भारत पर शासन करना, इसलिए इन्होंने क्या लाए 1773 का एक्ट। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा भारत बना देता हूँ, ठीक है। भारत बना दूं तो मैं यहाँ पे ये 3 प्रेसिडेंसी मैंने लोकेट कर दी। ये हमारी बंगाल है, ये हमारी मद्रास है, और ये हमारी बॉम्बे है। BBM बोल दो, चाहे यहाँ पे कलकत्ता लिखो तो BMC बोल दो। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, यहाँ पे था मद्रास का गवर्नर, यहाँ पे था बम्बई का गवर्नर, जो 1726 में ही आ गए थे, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ 1773 में, इसने एक दिमाग लगाया। और दिमाग क्या लगा, दिमाग ये लगाया कि यार अगर इन तीनों पे, अगर इन गवर्नर पे, अगर इन तीनों पे एक क्या करते हम,
एक नियंत्रण कर दें किसी एक का, तो हो सकता है कि जो चीज़ें हैं हमारी बेहतर बन जाए। और इन्होंने ये दिमाग लगा के इस पावर को, जो इनकी पावर थी, इसके अंदर सेंट्रलाइज करने की कोशिश की। अभी कोशिश है, करना स्टार्ट किया है ताकि चीज़ें सुधरे। और चीज़ें सुधरने के चक्कर में क्या करा इन्होंने, पावर को यहाँ पे क्या करा, ट्रांसफर करा, और अब इनको इसका बना दिया अधीनस्थ। अधीनस्थ, ठीक है। यानी कि जो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ये तो है मेरा बंगाल, और ये है मेरा बॉम्बे, और ये है मेरा क्या, ये है मेरा मद्रास। मतलब इसको तो बना दिया गवर्नर जनरल, यानी कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको हमने प्रमोट कर दिया, और प्रमोट करके उसको बना दिया गवर्नर जनरल। यानी कि जो जनरल शब्द है ना, ये एक्स्ट्रा लगा दिया उसके आगे। इसकी अहमियत आपको बाद में पता चलेगी। और जो ये मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे, इनको रहने दिया गवर्नर सिर्फ। अच्छा, अब इनको मच गई चिढ़, तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि यार इनको ना, चिढ़ तो मची गई, थोड़ा और मचा देते हैं। ये अंदर चल रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चल रहा है ये सिस्टम, क्योंकि वहीं से ये जो एक्ट है वो आया है। अब इन्होंने क्या काम करा, बोले कि चिढ़ तो मची गई, चलो इनको एक काम करते हैं, अब इनके ऊपर ऑर्डर देने वाला और बना देते हैं इसको। किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, क्योंकि उस टाइम पे जो खतरनाक काम कर रहा था वो बंगाल का गवर्नर ही था, ठीक है ना। अच्छा जी, ये बात कर रहे हैं हम 1773 की। और 1773 में जो यहाँ बंगाल का गवर्नर था वो मैं आपको ट्रिक झटका सीरीज में करवा चुका हूँ। सारे के सारे बंगाल के गवर्नर बता चुका हूँ। बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था, भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था, और ये सब कुछ बता चुका हूँ। एक बार उस ट्रिक को देख लेना आप, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और इसमें दोबारा से बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था उस टाइम, वो था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, भाई देखो लिख मैं ऐसे ही रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से CET के लिए, ठीक है। और आप चाहो तो इसको अगर आपके वन रक्षक के एग्जाम में भी आती है तो एक बार देख लेना। मुझे इसका थोड़ा अंदाजा नहीं, जहाँ तक नहीं आती मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसका सिलेबस एक्चुअली देखा नहीं है वन रक्षक का। तो CET के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। CET में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, और ये तो अभी क्या चल रही है, थोड़ा हिस्ट्री का और पॉलिटी का दोनों मिक्स चल रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्ट और संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, उसकी ओर अग्रसर है, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अच्छा जी, यहाँ इनको बना दिया अधीनस्थ, यहाँ इसको दे दी सुपीरियर पावर। इनको मची थी चिढ़, तो इसलिए इनको बना दिया अधीनस्थ। बोला अब तुम चिढ़ तो गई, लो बेटा और चिढ़ो, ठीक है। अब इन्होंने दिमाग लगाया, और वो दिमाग क्या था, एक सेकेंड में इसको कर लेता हूँ। अरे मिट क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड रुको, हाँ अब मिटेगा। इन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने सोचा कि यार अब जब ये पावर इतनी दे दी है हमने, तो बंगाल का गवर्नर जनरल इतना लोड झेल पाएगा। तो इन्होंने फिर एक काम किया। इन्होंने क्या काम करा, बंगाल को एक 4 सदस्यीय परिषद और देती। इसकी कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य और देती है कि बोले एक काम करो, अब तुम्हारी मदद के लिए 4 आदमी और दिए जाते हैं तुम्हें। और बंगाल का गवर्नर जनरल बोला भाई अपनी तो पावर बढ़ गई, तो ये हो गया खुश। अच्छा, अब थोड़ा सा और समझो इसमें क्या हुआ। अब इन्होंने सोचा कि यार जो भ्रष्टाचार कर रहे थे जिसकी वजह से ये एक्ट लाया गया, तो उस भ्रष्टाचार में कुछ वो तो चले, कुछ क्या बोलते हैं, न्याय तो हो कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो एक न्यायालय खोलने की बात करते हैं, और इस एक्ट के थ्रू 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। देखो कंफ्यूज जो होता है, मैं आपको हर एक कंफ्यूजन से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, माइंडेड, मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ। अच्छा जी, 1774 में बंगाल में क्या खुला, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो भारत का सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर न्यायालय है वो कहाँ पे खोला गया? 1774 में, कलकत्ता। क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो बता दिया मैंने, दूसरा है कि कौन से एक्ट के थ्रू खोला गया, तो ये आपको याद हो चुका है, 1773 का एक्ट चल रहा है, तो 1773 के एक्ट के थ्रू 1774 में खोला गया। अब बोलोगे कि सर एक बात बताओ आप, इसमें क्षेत्राधिकार क्या था इसका? तो मैं बोलूँगा कि इसमें सिर्फ बंगाल का ही जो एरिया था वही क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था। तो आप बोलोगे कि एक बात बताओ, आपने सुप्रीम कोर्ट लिखा, सुप्रीम कोर्ट तो अभी भी है हमारे इंडिया में और वो है दिल्ली में,
तो क्या ये भी वैसा ही था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो होता है जिसके बाद हम उसकी जो शिकायत है वो और उससे ऊपर वाले हाई कोर्ट कोर्ट में नहीं कर सकते। बट इसमें ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास कोई केस फंसता था ना, तो ये जो सुनवाई है, ये जो मामला है, वो जाता था कहाँ पे? प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल ये कहाँ पे थी? ये थी ब्रिटेन में। और मेरा सूख गया है अब गला, और इसी के साथ मैं पी लेता हूँ थोड़ा सा पानी। एक सेकंड रुको। अब भाई प्रीवी काउंसिल जो ब्रिटेन की थी, उसमें इसका क्या हो जाता था? ट्रांसफर हो जाता था। अगर कोई मामला ऐसा फंस जाता था जो इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं निकलता था, वो चली जाती थी प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन के पास। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि भ्रष्टाचार हो रहा था। अब इस 1773 के एक्ट ने क्या काम करा? इन्होंने रोक लगा दी रिश्वत पे। रिश्वत पे रोक लगा दी। अब रिश्वत पे रोक लगा दो तो लगा दो। आपको पता है टेबल के नीचे से डब्बे में मिठाइयाँ तो अभी भी दी जाती है, और उस टाइम पे भी दी जाती थी। तो क्या काम करा कि इन्होंने एक दिमाग और लगाया, क्योंकि जो लॉर्ड नॉर्थ था उसके जो गुप्तचर थे, उन्होंने बता दिया था कि रिश्वत, डायरेक्ट रिश्वत नहीं ली जाती है। तो क्या लिया जाता है? बाबूजी मिठाई के डिब्बे लिए जाते हैं। और मिठाई के डिब्बों पे तो आपको पता है रोक नहीं लग सकती, लेकिन उस टाइम लगा दी थी। क्यों? उन्होंने बोला कि आप उपहार भी नहीं ले सकते। उपहार खत्म, रिश्वत खत्म। अब ले तो क्या ले, उन्होंने कोई नया तरीका खोजा होगा, उसकी हम बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये क्या हुआ? एक सेकंड रुको। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज रह गई, और वो क्या है? ये जो 4 सदस्यीय कार्यकारी इसकी जो परिषद थी, जिसमें इसको हेल्प मिलती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, तो इसमें क्या हुआ था? जो फैसले लिए जाते थे वो किसके थ्रू लिए जाते थे? बहुमत के आधार पे लिए जाते थे। यानी कि अगर 3-1 है तो फैसला माना जाएगा, ठीक है। अगर ये बोल रहे हैं हाँ तो मान लिया जाएगा, अगर ये बोल रहे हैं ना तो इनका माना जाएगा। अब यहाँ पे पंगा हो जाता था। अब पंगा हो जाता था तो अगर गलती से मान लो, नहीं मिट रहा क्या ये? एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, अगर मान लो 2:2 का आ गया, जो मत है वो 50-50 हो गए। मैंने बोला नहीं, उसने बोला नहीं, लेकिन दो ने बोल दिया हाँ हाँ, तो ये फंस गया मामला। तो इस कंडीशन में क्या करता था? जो गवर्नर है वो गवर्नर बोलता था, जिस तरफ गवर्नर जाता था वही फैसला जो है मान्य होता था। अब ये जो सारी बातें थी वो किसकी थी? 1773 के एक्ट की। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बहुत स्लोली बताया है, और उतना ही बताया है जो आपके सीईटी एग्जाम और जो हल्के लेवल की, यानी कि 10+2 है, जैसे अपना सीईटी 10+2 है, और ये ग्रेजुएशन लेवल, क्योंकि जिसमें सिलेबस ज़्यादा है ना उसके लेवल पे ये बढ़िया है। उतने ही लेवल का करा रहा हूँ जिसमें सिलेबस ज़्यादा है। तो आगे की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ समस्या नज़र आ रही होगी कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। इसी तरह से ये भी तो सीख ही रहे थे। अब ये क्या लेके आते हैं? इसके बाद एक एक्ट लेके आते हैं। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ले लिया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। और इसके बाद आता है एक मेरा 1781 का एक्ट, और इस एक्ट को बोलते हैं हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आप बोलोगे कि सर हिंदी नहीं सॉरी इंग्लिश नहीं, हिंदी में बोलो, तो मैं बोल देता हूँ बंदोबस्त कानून। और जैसा कि नाम से क्लियर है, ये एक्चुअली ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, और पूछा जाता है तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1781 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। आप बोलना बंदोबस्त कानून, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और आपका आंसर हो जाएगा सही। ये दरअसल कानून क्या था? 1773 के एक्ट में बहुत सारी कमियां रही थी। ये बात तो आपको पता है, मानव इंसान गलतियों का पुतला है, और गलती तो होती रहती है, और वो तो थे भी अंग्रेज पर, खूब करी उन्होंने गलतियाँ। तो इन्होंने क्या काम करा? इन कमियों को, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का जो है एक्ट लेके आए। अब लेके आ गए तो कोई बात नहीं, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया ख़त्म। अब जो एक एक्ट आता है वो एक्ट कौन सा है? अब वो एक्ट है 1784 का, यानी कि 1784 का जो अधिनियम है, उसमें क्या होता है? अब देखिए, इसमें बहुत मेजर चेंजेस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि उसमें 4 लोगों की उसको
हेल्प दी गई थी, कार्यकारी सदस्य जो थे उसके वो कितने थे, 4 थे। अब वहाँ पे मामला फंस जाता था, वहाँ पे मामला फंस जाता था। तो इन्होंने क्या काम करा, यहाँ पे सबसे पहले, मैं ऐसे लिखता हूँ, सबसे पहले वहाँ पर गवर्नर, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ कैसे, ऐसे, अरे देखो ऐसे, गवर्नर जनरल की कार्यकारी जो परिषद थी उसमें से एक सदस्य माइनस करा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सदस्य संख्या हो गई कितनी, 3। यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी, वो क्या है कि यार अब 3:0 हो जाए, 2:1 हो जाए, या 0:3 हो जाए, या 1:2 हो जाए। यहां से जो डिसीजन है वो हम इजीली ले सकते हैं, ठीक है। यहां से डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो अच्छी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो वो है इवन नंबर में नहीं आ रहे थे, और इवन नंबर के ना आने के चक्कर में यहाँ से डिसीजन इजी लिए जा सकते थे, और यहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी अपने क्या बोलते हैं श्रीमान गवर्नर साहब की, गवर्नर जनरल की। और इसमें जो दूसरा काम था वो क्या किया गया, मैं बताता हूँ आपको। अब आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता होगा इस क्वेश्चन में, उस कन्फ्यूजन को मैं आज दूर कर देता हूँ। बोर्ड, BORD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड, कोर्ट, CORT, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अच्छा जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहब तो आपने पता ही होगा, निर्देशक या निदेशक बोल देते हैं हम। तो जो आपने बोला होगा कि भाई फलानी कोचिंग के डायरेक्टर कौन है, तो आपने बोला होगा XYZ। लेकिन आपने अगर हिंदी पे गौर किया हो तो डायरेक्टर का मतलब होता है क्या, निर्देशक बोल दो चाहे निदेशक बोल दो। तो इसको बोल देता हूं मैं निदेशक मंडल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है क्या, नियंत्रण करना। तो कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, तो मैं इसको बोल देता हूं नियंत्रक मंडल बोल देता हूं, चाहे मैं बोल देता हूं नियंत्रण बोर्ड। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब इनकी एक की स्थापना हुई थी, और वो स्थापना मैं आपको याद करा देता हूं। देखिए यहां पे है 3, C तीसरे नंबर पे आता है, और यहां पे होता है 2, यानी कि B आता है दूसरे नंबर पे। तो इसमें जो सदस्य थे, सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 3 दूनी 6। ये हो गई 6 सदस्य संख्या, किसमें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। अच्छा जी, उसके बाद जो कोर्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 हो गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्य संख्या थी कितनी, 24। ये कैसे आई बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, तो 4 3 12, और 12 दूनी 24, यहाँ पे लिख दो आप, मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है, बाकी आपकी मर्जी। तो 24 जो सदस्य थे निदेशक मंडल में, ये कहां से आए थे, अब आप दिमाग लगाओ, ये कहां से आए थे, ये आए थे अपने क्या बोलते हैं, जो 72 शेयर होल्डर्स मैंने बताए थे, जो 72 शेयर होल्डर बताए थे मैंने 1600 में, वहां से जो 72 जो क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स थे, उनकी अनुमति से ये जो 24 सदस्य हैं ये सेलेक्ट किए जाते थे। तो 72 जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वजह से ये कहाँ आए थे, यहाँ पर आए थे। तो अगर मैं बात करता हूँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, तो अब मैं एक बात बताऊँ मुझे, अब कॉमन सेंस लगाओ, जहाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंसते हैं कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये कब बना था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो कब बना था। अब मुझे एक बात बताओ, जब 1600 में कंपनी की स्थापना करी गई, तो जब 1700 में कंपनी की स्थापना कर दी गई थी, तो मुझे बताओ निदेशक मंडल वो भेजेगी कि नहीं भेजेगी, बताओ भेजेगी कि नहीं भेजेगी, भेजेगी। तो इसकी तो स्थापना हो गई थी 1773 में। कब, जब इन्होंने देखा कि यार भ्रष्टाचार हो रहा है, तभी इसकी स्थापना हो गई थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब इन्होंने देखा कि यार इसके ऊपर कंट्रोल और करा जाए, और इनकी जो शक्तियां हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। डिस्ट्रीब्यूट कौन सी शक्तियों को करा जाए मैं बताऊंगा अभी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1784 के एक्ट में। 1784 के एक्ट में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अब जो 1784 में इसकी स्थापना हो गई, तो अब इनके एक बात समझ में आई कि यार बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो क्या करे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो क्या करे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करे। तो इन्होंने क्या काम करा, जो पॉलिटी यानी कि जो राजनीति थी, उस राजनीति का जो नियंत्रण है वो तो दे दिया किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। भाई राजनीति को मैं यहां पे लिख देता हूं,
राजनीतिक नियंत्रण, राजनीति नियंत्रण, राजनीति पर नियंत्रण करने का काम दे दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और जो व्यवसाय पे नियंत्रण था, किसका, व्यवसाय पे जो नियंत्रण था वो दे दिया कोर्ट ऑफ व्यावसायिक व्यावसायिक नियंत्रण। किसको दे दिया, वो दे दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, यानी कि निदेशक मंडल को। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो 1784 था, इस रेगुलेटिंग एक्ट को हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। यानी कि पिट्स कौन थे, पिट्स जो महोदय थे हमारे, पिट्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे PITS। ये जो आपको अगर कहीं पे आपको नाम मिले ना एक्टों में, मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक, अगर कहीं पे नाम मिले आपको किस में, एक्ट में, तो या तो बेटा इनका PM होगा या गवर्नर होगा या फिर सचिव होगा। नाम से ज़्यादातर अपने मार्लियामेंटो अधिनियम 1909 और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ही जो मिलते हैं, बाकी मैं बता दूंगा आपको। और ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो कब आया था, तो सीधा सीधा बोलना 1784 में आया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो हमारा ये बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी जो वेतन है वो कहाँ से दिए जाते थे, स्टार्टिंग में वो दिए जाते थे, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा आया है, लेटेस्ट आया है, तो ये कहाँ से दिए जाते थे, ये दिए जाते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, वहाँ से। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद इन्होंने देखा कि क्यों एक एक्ट लेके आए ये, और वो एक्ट था 1791 का, यानी कि 1791 एक्ट था 1791 का। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए, इसमें प्रावधान किए गए कि भाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, मैं एक सेकेंड इसको रिमूव करता हूं और मैं लिखता हूं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल का जो वेतन है वो कहां से दिया जाए, वेतन कहां से देंगे, अपन देंगे भारतीय कोष से, भारतीय कोष से। अब आप बोलोगे कि सर भारतीय कोष कैसे, भारतीय कोष ऐसे कि जो पैसा EIC भारत में रह के कमा रही थी, जो पैसा भारत में रह के EIC कमा रही थी, उस पैसे में से ही क्या दिया जाता था, इनको दिया जाता था, नियंत्रक मंडल को इनका वेतन दिया जाता था। जो इसके छह सदस्य थे, बेसिकली हम उनकी बात कर रहे हैं, 6 सदस्यों को जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाता था, भारत के कोष से दिया जाता था। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या हुआ कि इसको 20 सालों के लिए जो है इसको बढ़ा दिया गया। अब इसको आगामी 20 सालों के लिए जैसे ही बढ़ाया गया तो ये आ गया 20 वर्षों के लिए इसको बढ़ाया गया। अच्छा, अगर ये किसके बाद बढ़ा था, ये 1773 के बाद बढ़ा था, तो ये सॉरी यहाँ पे 1793 आएगा, 1793 का एक्ट। अच्छा, क्योंकि देखो एक बात और बता दूं मैं अब आपको, जो कंपनी है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो क्या करती थी, 20-20 सालों के गैप में उसको बढ़ाती थी। एकदम से ऐसे नहीं बोला कि भाई तू जा एकदम से उम्र भर वो कर, क्या बोलते हैं उसको, व्यापार कर, नहीं, ऐसा नहीं करती थी। वो क्या करती थी, इसको 20-20 वर्षों के अंतराल में इसको क्या करती थी, इसको पावर, इसका जो लाइसेंस है वो रिन्यू करती थी। तो इस 1793 के एक्ट से हमारे को 2 ही चीज़ याद रखनी है कि वेतन जो है भारतीय कोष से दिया गया, कहाँ से दिया गया, भारतीय कोष से दिया गया। किसको दिया गया, सदस्य जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो नियंत्रक मंडल के सदस्य थे, यानी कि जो भारत की राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो वेतन है वो कहाँ से दिया गया, भारतीय कोष से दिया गया, और 20 साल के लिए इसको बढ़ाया गया। अब आगे की तरफ में जैसे ही बढ़ता हूँ तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। और आगे की तरफ में जैसे ही बढ़ता हूँ तो मेरे को मिलता है एक्ट ऑफ 1813। अब इस 1830 के जो एक्ट है, इसमें मेरे को 2 चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। वो क्या है, सबसे पहले आप वो देखें, सबसे पहले आप देखें 1793 में जब मैं 20 जोड़ रहा हूँ, दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है, 1793 के एक्ट में जब मैं 20 जोड़ रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है क्या, ये 1813। तो 1813 में क्या होता है कि इसको दोबारा से 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, इसका लाइसेंस की जाओ तुम 20 साल और रेगुलेट, यानी कि व्यापार कर सकते हो। और 1813 का जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो चीज़ देखना। अब क्या होता है कि इस टाइम पे, अब मैं बताता हूँ इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे अंग्रेज
जो है वो रूल कर रहे थे कहां पे, अमेरिका पे। कहां पे रूल कर रहे थे, अमेरिका पे। अब इनको एक बात समझ में आने लगी कि भाई जो अमेरिका है ना, अमेरिका में पुनर्जागरण का टाइम चल गया। पुनर्जागरण का मतलब समझ रहे हो, वहां के जो लोग हैं वो सोचने लगे, और वो सोचने लगे कि जो ये ब्रिटेनियर है ना, ब्रिटिश जो लोग हैं, ये हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं और इनको कैसे ना कैसे करके भगाया जाए, क्योंकि ये लोग वहाँ पे भी व्यापार कर रहे थे। अब जब ये वहाँ पे व्यापार कर रहे थे तो इनको समझ में आने लगा, किसको, अमेरिका वालों को, कि यार इनको किसी न किसी तरह से यहाँ से भगाया जाए। और ये बात अंग्रेजों को भी समझ में आ गई। अंग्रेजों को भी समझ में आ गई कि भाई हम यहाँ से भगने वाले हैं व्यापार के मामले में। तो इन्होंने दिमाग लगाया, क्यों ना हम जो अपना 1880 क्या बोलते हैं भारत है, उसमें अपने व्यापार की पकड़ बनाएं, और ज़्यादा पकड़ बनाएं। तो इन्होंने दिमाग लगाया, और अभी तक जो EIC का एक अधिकार था, ये तो सारी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। 1813 का जो एक्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि 20 वर्षों तक लाइसेंस को रिन्यू करा जाए। अब रिन्यू करने के साथ मैं बता रहा था आपको, अमेरिका में पुनर्जागरण का कार्यक्रम चल चुका था और वो थोड़े से तेज होने लगे थे, यानी कि समझने लगे थे। और समझने के चक्कर में अंग्रेजों को लगा था कि भाई अब हम यहाँ नहीं टिकने वाले, और यहाँ नहीं टिकने वाले तो कभी ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से जो है भारत भी निकल जाए। अब भारत भी निकलने के चक्कर में इन्होंने दिमाग लगाया, और दिमाग में क्या करा इन्होंने करा कि जो EIC है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना आप अभी। और अभी 1833 का एक्ट आएगा, उसमें भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप रिलेट करके पढ़ना और याद करना, पढ़ना नहीं। क्या बोलता है कि जो EIC का कानून है, जो EIC का एकाधिकार है, एकाधिकार वो खत्म कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, EIC का एकाधिकार, व्यापार से एकाधिकार कब खत्म किया गया? आप बोलना 1813, यानी कि 1813। अब दोबारा से एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कौन सा जो एकाधिकार है वो खत्म नहीं करा गया। चलो उससे पहले मैं बताता हूँ एकाधिकार का मतलब क्या है। एकाधिकार का मतलब ये है कि जो इंडिया है उसमें कोई भी अंग्रेज आ जाए, लेकिन व्यापार जो है वो किसके माध्यम से होगा, वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। कोई भी कंपनी आ जाए, लेकिन व्यापार किसके माध्यम से होगा, वो होगा EIC के माध्यम से। ठीक है, तो एकाधिकार का मतलब क्या हुआ कि इसका तो हो गया खत्म। अब चाहे कोई सी भी कंपनी आ जाए वो व्यापार कर सकती है, EIC भी करेगी, और अगर कोई XYZ कंपनी है तो वो भी क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। लेकिन यहाँ पे इसको एक चीज क्या कर दी गई, एक सहूलियत दी गई, और वो सहूलियत क्या थी कि इसको चाय और चीन, चाची पर एकाधिकार इसी का रहा। किसका रहा? EIC का रहा। हंस रहे हो, हंस क्यों रहे हो? अच्छा, चाय और चीन यानी कि चाची पर किसका अधिकार रहा? EIC पर, EIC का। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि चीन के साथ सिर्फ व्यापार कौन करेगा? EIC करेगी। चाय से रिलेटेड जो भी व्यापार होगा कौन करेगी? सिर्फ EIC करेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एकाधिकार है वो खत्म हो गया, व्यापार अभी भी कर सकती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे अंग्रेज भी करेंगे। वो अंग्रेज क्यों करेंगे, मैंने बताया अभी। अंग्रेजों के अमेरिका में पुनर्जागरण के चलते अंग्रेजों की वहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, यानी कि उनको निकाला जा रहा था। और जो अंग्रेज व्यापारी थे उनको बेसिकली मौका नहीं मिल रहा था अमेरिका में व्यापार करने का, इसलिए वो चाह रहे थे कि अब हमें अमेरिका नहीं जाना, क्योंकि वो मार रहे हैं, लूट रहे हैं, भगा रहे हैं। अब हमें जाना है दूसरी जगह पे। और दूसरी जगह का जो मार्केट उन्होंने एक दिख रहा था, उसकी पॉसिबिलिटी क्या दिख रही थी, वो है भारत। और इसी वजह से उन्होंने ये एक्ट ला करके और इसके एकाधिकार को कर दिया खत्म, और यहाँ पे और व्यापारी को क्या दिया गया? मौका। और इसी के साथ हमारा एक्ट ऑफ 1813 वो हो जाता है खत्म, और मेरा भी सूख रहा है गला। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, यानी कि 1833 का जो एक्ट है, यानी कि 1833 का जो अधिनियम है, उसको मैं बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मत करो, इसमें तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। झटका सीरीज हमने चलाई हुई है बहुत अच्छे से, मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर बता देता हूँ, हमारा मकसद ज्ञान बांटना नहीं, सिर्फ आपकी नौकरी है, आपको याद कराना है, किसी तरह से आपको सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है, अनुभव बोलता है, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप जो करें वो करें।
झटका सीरीज है, एक बार मैं नाम लिख देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना तो आप कर सकते हैं इंस्टा पे Mr.JM_शर्मा। आपके जो सजेशंस है वो मेरे लिए प्रेरणादायी होंगे, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।